सर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लगभग हम लोग 3 से 4 महीना पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बच्चों हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड पार्ट को कहते हैं मैग्नेटिज्म और थर्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने भाग में बांटते हैं बच्चों? 3 भाग में बांटते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कब करते हैं, मैग्नेटिज्म की स्टडी कब करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कब करते हैं। बच्चों जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज कहाँ होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करते हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे अगर इसको तोड़ा भी जाए तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब बेसिकली चार्ज से है और स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी होता है। मतलब चार्ज जब रेस्ट में होता है तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करते हैं। अब दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म की स्टडी कब करते हैं? चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? मैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करेंगे। चार्ज अगर मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे। अगर चार्ज पागल हो जाए, चार्ज पागल होने का मतलब क्या है बच्चों? चार्ज पागल होने का मतलब है कि चार्ज इज एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग। मतलब चार्ज मंदित या त्वरित हो जाती है, मतलब चार्ज में एक्सीलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो अगर चार्ज एक्सीलरेट और डी एक्सीलरेट करेगा तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। चार्ज इज एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग। अगर चार्ज एक्सीलरेट होगा या डी एक्सीलरेट होगा तो हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ध्यान दे करके समझिएगा, जब चार्ज रेस्ट में होता है बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है बच्चों तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। जब चार्ज कैसे होता है? जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब चार्ज मूव करता है कैसे वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या बनाता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। इफ चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, देन इट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब समरूप वेग से मूव करता है। अब देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है और मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है। मतलब चार्ज जब एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट होगा, जब चार्ज एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट होगा मतलब चार्ज मंदित या त्वरित होगी, तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वह कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ठीक है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब चार्ज एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट होगा तो हमारा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ किसका फॉर्मेशन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब बच्चों यहाँ पे तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सबने तीन पार्ट में बांटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ओके, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। अब एक क्वेश्चन हम लोग के मन में सवाल उठेगा कि सर व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होती है? व्हाट इज चार्ज? तो देखिए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज जो होता है वो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच बॉडी क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। चार्ज किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या बनाता है? दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि चार्ज का डेफिनेशन दो तो क्या बोलिएगा? कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी by virtue it creates electric field comma magnetic field and electric field as well as magnetic field, electric field as well as magnetic field, electric field as well as magnetic field। क्या बोले बच्चों कि चार्ज जो है वह किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की भी। अब देखिए, जब हम लोग जान गए कि चार्ज क्या होता है, अगर हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं तो उसकी गुणवत्ता के बारे में भी हम लोग जान ले, उसकी प्रॉपर्टी के भी बारे में जान लेते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोग सब जानते होंगे कि चार्ज का जो पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव कहने का मतलब क्या है? किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे पॉजिटिव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, और निगेटिव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर देखो किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है उतना उस पर पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का,
एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा बात यह है बच्चों कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? तो स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब चार्ज स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी होगा तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर बोलने का मतलब आपका दिमाग तुरंत टैकल करेगा, अच्छा सर ने स्केलर बोला है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और जो चार्ज होता है ना बच्चों, चार्ज की जो SI यूनिट है, चार्ज की कौन सी यूनिट? SI यूनिट कूलॉम होता है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम होती है। और इसकी अगर CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ESU लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको शॉर्टकट में ESU या स्टैट कूलॉम कहते हैं। कौन सा कूलॉम कहते हैं बच्चों? स्टैट कूलॉम कहते हैं, ठीक है। इसकी CGS यूनिट चार्ज की क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको आप शॉर्टकट में क्या लिखोगे? ESU, या इसको क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। सर कूलम और स्टैट कूलम के बीच में कुछ तो रिलेशन होता होगा ना? हाँ बच्चों, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10 to the power 9, 3 × 10 to the power 9 स्टैट कूलम। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 12th के एग्जाम में, ठीक है, कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10 to the power 9 स्टैट कूलम। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? तो 3 × 10 to the power 9 स्टैट कूलम होते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टी की बात की है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों? अगली जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। व्हाट इज एडिटिव इन नेचर? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। चार्ज एडिटिव इन नेचर कहने का मतलब क्या है? देखो हम लोग फिजिक्स में 2 तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। एक को सिंपल अलजेब्रा के द्वारा जोड़ते हैं, एक होता है वेक्टर अलजेब्रा। तो चार्ज कैन बी एडेड बाय द सिंपल अलजेब्रा। चार्ज कैन बी एडेड बाय द सिंपल अलजेब्रा। सर सिंपल अलजेब्रा के द्वारा क्यों जोड़ते हैं? होता है कि हम लोग चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा जोड़ते हैं। स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सिंपल अलजेब्रा के द्वारा जोड़ेंगे। दैट मींस चार्ज कैन बी एडेड। चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल अलजेब्रा के द्वारा जोड़ा जाएगा बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए, कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में बहुत सारे बॉडी हैं। इस बॉडी पे सपोज दैट 5 कूलम ऑफ चार्ज है, यहाँ -2 कूलम है, यहाँ +3 कूलम है। अब आपको बोलेंगे कि बताओ कि सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? आप जो है सिंपल अलजेब्रा से जोड़ दीजिए। सर अगर नेट चार्ज की आप बात करते हैं ना, तो नेट चार्ज इक्वल टू हो जाएगा +5 कूलम -2 कूलम +3 कूलम। तो 5 और 3 8 -2 6 कूलम। दैट मींस दिस सिस्टम कंटेन्स द 6 कूलम ऑफ चार्ज। ये सिस्टम पर कितने कूलम का चार्ज है? तो 6 कूलम का चार्ज हमारे इस सिस्टम पर है। चलिए बाबू, अब यहाँ पर ध्यान देकर के सुनेंगे। अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 4, और प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है कि चार्ज इज कंजर्व। बच्चों
बड़े ध्यान से समझेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या। हम लोग बहुत सारा का कंजर्वेशन 11th में स्टडी कर चुके होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कहीं पर भी कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम के इनिशियल और सिस्टम का फाइनल दोनों सेम है। सिस्टम का इनिशियल और सिस्टम का फाइनल दोनों सेम है। लेकिन एक बात समझ, कहीं भी जो कंजर्वेशन लगाते हैं वह आइसोलेटेड सिस्टम के लिए लगाते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वह क्या है, जीरो है। तो चार्ज इज कंजर्व्ड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप पहले ही लिख दो कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो होता है वह क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे कि ये मान लिया जाए सिस्टम है, इस पे सपोज दैट, ठीक है, 5 कूलम ऑफ चार्ज था, इस पे जो है -3 कूलम ऑफ चार्ज है, और यहाँ 1 कूलम ऑफ चार्ज है। अब इस सिस्टम के साथ मैंने कुछ प्रोसेस किया, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब मैंने इस सिस्टम के साथ मैंने कुछ प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के उपरांत क्या हुआ कि ये वाला जो बॉडी है इस पे +3 कूलम ऑफ चार्ज आ गया, इस पे -2 कूलम का चार्ज आ गया। तो बताइए कि इस पे कितना चार्ज आएगा। सो सिंपल, वी नो दैट कि सिस्टम की जो इनिशियल चार्ज होगी वो सिस्टम के फाइनल चार्ज के बराबर होगा। सर ये बात तो पता है, ठीक है। तो बताओ सिस्टम की अगर इनिशियल बोलोगे तो +5 कूलम -3 कूलम +1 कूलम इक्वल टू +3 कूलम -2 कूलम +x। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? दैट द आंसर ऑफ चार्ज ऑन दिस वन। अगर यहां से सोल्व करते हैं तो 5 + 1 6, 6 - 3 दैट इज 3 कूलम। 3 कूलम यहां से सोल्व करते हो तो 1 कूलम 1 + x, 1 कूलम + x दैट इज x इक्वल टू 2 कूलम। क्या किया हम? कंजर्वेशन लगाए कि इस पे जितना पहले चार्ज था, सिस्टम पे इनिशियली जितना चार्ज था, अगर कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोसेस किया गया तो कुछ प्रोसेस करने पे भी, ठीक है, कुछ प्रोसेस करने पे भी सिस्टम का जो फाइनल चार्ज होगा वह सेम, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 का 4 था। अब हम लोग 4 के नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करें तो अगला प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 12th के एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज पैकेट के रूप में मिलता है, इसकी एक लिमिट है, मिनिमम है जिसके रूप में ये मिलता है। जैसे आप सुधा का दूध खरीदते, अब सुधा वाला दुकान में जाकर के आप कहोगे कि भैया 300 ml का दूध दे दीजिए ना, तो लात मार के भगा देगा, क्योंकि वहां एक लिमिटेड है कि ½ kg से शुरुआत होता है, ½ kg 1 kg, तो ½ kg उसका जो है मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है, और उसी के रूप में अब पैकेट को पैक किया जाता है। वही चीज चार्ज के साथ होता है। चार्ज में क्या होता है कि चार्ज जब पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ली जाती है वह हमारा होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कंसीडर करते हैं वह क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि ये जो पैकेट होगा चार्ज जो क्वांटाइज है, इसका मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि किसी का इंटीग्रल मल्टीपल है, किसी का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? तो फंडामेंटल चार्ज का। और फंडामेंटल चार्ज कौन है? तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सोच करके थोड़ा सा देखना, मान लिया ये कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है,
NC का मतलब न्यूट्रल बॉडी, और एक और न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या कि चार्ज नहीं है, चार्ज है। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या, चार्ज है, लेकिन जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। अब सपोज दैट मैंने क्या किया कि इससे 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर, अगर इससे 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन इस पे चली गई, तो क्या इस पे +100 ही आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, -100 ही आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना प्लस आएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या आप इस बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं? नो सर, कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके ट्रांसफर नहीं कर सकते, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन, कभी आपका 3.5 इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रांसफर नहीं होगा। जब भी ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ट्रांसफर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले मिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की थी, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिल्टन वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था, मिल्टन वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अगर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे कि साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों, मिल्टन। मिल्टन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट का नाम जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, मिल्टन वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो क्या बताया कि मिल्टन वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट exhibited that charge on any body is always found in integral multiple of fundamental charge, that is charge on electron, that is charge on electron। अब यहां पर ध्यान देकर के सुनिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या हुआ कि ये देखिए 100 हमारा हो गया n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और e हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया दूसरे बॉडी पे, तो एक पे आया प्लस और दूसरे पे आया माइनस, तो क्वांटाइजेशन ऑफ का फार्मूला हो गया कि Q = ±NE। Q क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चार्ज इज resides with mass, या चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब चार्ज है तो मास है, लेकिन मास है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चार्ज है। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। ध्यान से समझेंगे, ठीक है।
अब धुआं है मतलब आग लगा है, धुआं है तो आग लगा है, ठीक है। अब आग लगा है तो कोई जरूरी नहीं कि धुआं है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्या बोले, फिर से समझ लो, धुआं है, धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग लगा है, ठीक है। और आग लगा है तब धुआं का धुआं है या नहीं ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल बहुत ज्यादा ज्वलनशील होगा तो धुआं नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। अगर उसकी कंबशन पावर थोड़ी कम होगी तो धुआं हो जाएगा। पेट्रोल छीट करके लगा दीजिए, धुआं उठेगा? नहीं उठेगा। तो यही बात है कि चार्ज है इसका मतलब मास है, लेकिन मास है तो हम नॉट कंफर्म है कि वहां चार्ज है। चार्ज इज रिसाइड विथ मास बट मास मे और मे नॉट रिसाइड विथ चार्ज। ओके, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, चार्ज रिसाइड विथ मास। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। सर चार्ज इनवेरिएंट है, इसका मतलब चार्ज इनवेरिएंट कहने का मतलब है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेस where object and observer is present. Frame of reference are two types, first is inertial and second is non-inertial। अगर बॉडी का रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या बच्चों आप सेकेंड ऐसा लिख सकते हो कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ऐसे भी इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देखिए चार्ज जो है वह स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। सर मास का थोड़ा सा बात कीजिए ना, मास क्या होता है चार्ज पे? तो देखो मास चेंज करता है स्पीड पे। सर पूरा 11th पढ़ लिए, आज तक हम लोग कभी मास को चेंज करते देखे ही नहीं, मास में तो चेंजिंग स्पीड के साथ देखे ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देकर के समझो बच्चों, ठीक है। मास तब चेंज करता है जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, मास तब चेंज करता है जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। एक रिलेटिविटी थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है। m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है, जहां m जो है मास है और m0 जो है वह रेस्ट मास है, v जो है वह स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट। सोच करके देखो अभी तक जो भी हम लोग स्पीड पढ़े थे वह 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा यही, ठीक है। लेकिन मास तभी चेंज करेगा जो v और c दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब v और c अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में है तभी हमारा m जो है वह चेंज करेगा। अगर ये बहुत छोटा है, सोच करके देखो कि v is much less than c। if v is much less than c मतलब v square upon c square approximately equal to 0, then m equal to m0, then m equal to m0, ठीक है। तो देखिए चार्ज इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से, लेकिन मास नहीं होता है। लेकिन मास वैरी भी जो करेगा ना वो हमेशा नहीं करता है, मास वैरी तभी करेगा
जब हमारा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इन कंपैरिजन होगा, लगभग सेम होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो m इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। मतलब m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो लिखना सही है बच्चों, लेकिन कभी भी आप q इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कहीं पे लिखा मिल जाए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज जो होता है वह स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज जो होता है वह स्पीड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इस चलते ये थ्योरी कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो था ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि चार्ज में क्या क्या हो सकता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चार्ज की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। जब बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज तो व्हाट इज चार्ज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो हम लोग पढ़ लिए। कुछ और बातों को हम लोग समझते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट करूंगा तो वहां वर्ड यूज होता है पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है, जैसे आप लोग 11 में सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां की पूरा का पूरा मास सिचुएटेड होता है। इन सिमिलर मैनर पॉइंट चार्ज कहने का मतलब है कि एक पॉइंट पे बॉडी का पूरा चार्ज सिचुएटेड। इट इज अ पॉइंट where all the charge of a body is concentrated, yes situated। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा चार्ज, ठीक है, कंसंट्रेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉइंट चार्ज, डिफाइन पॉइंट चार्ज, तो आप क्या कहोगे? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट where all the charge of a body, where all the charge of a body is concentrated। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बॉडी का पूरा चार्ज क्या होगा बच्चों? कंसंट्रेटेड होगा। अब क्या होता है ना कि मटेरियल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। मटेरियल को कितने पार्ट में बांटते हैं? 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर और तीसरे को कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि मटेरियल को कितने पार्ट में बांटते हैं। तो मटेरियल को कैटेगराइज किया जाता है, मटेरियल को 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं बच्चों कंडक्टर, ठीक है, दूसरे को कहते हैं बच्चों इंसुलेटर और तीसरे को कहते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। बड़े ध्यान से समझिएगा, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर कहने का मतलब है कि वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पास कर जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पास कर जाता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज पासेस इज कॉल्ड कंडक्टर। सर कंडक्टर का एग्जांपल, कंडक्टर के एग्जांपल में देखो बच्चा, जितना भी मेटल है ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, बिकॉज कि जितने भी मेटल्स हैं सब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो हमारा कंडक्टर है। तो जितना भी मेटल्स है सबका सब मेटल्स हमारा क्या है? कंडक्टर है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। देखिए सर फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1। बच्चों देखो, कोई भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अस्टेबल करने के लिए क्या चाहता है? अस्टेबल करने के लिए चाहता है कि हम ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करें।
अब सोचो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पे बताइए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये मेटल है। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो कंडक्टर जितना भी मेटल्स होता है वह सब कंडक्टर होता है। फिर हमारा अर्थ भी कंडक्टर है, हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी वह कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करता है फ्लो करने में। दोज मटेरियल विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रेसिस्ट करता है वह हमारा क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। इंसुलेटर का एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब क्या है, वुड है, ठीक है, ये सब हमारा क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी ये सेमीकंडक्टर जो होता है इसके बारे में समझ लीजिएगा। सेमीकंडक्टर सबसे पहले उसको कहते हैं जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होगा। मतलब क्या है कि ये भी रेसिस्ट करता है चार्ज को और इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन इंसुलेटर से कम करता है, इंसुलेटर से कम करता है और कंडक्टर से ज्यादा करता है। और सेमीकंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होता है। सेमीकंडक्टर को अगर 0 केल्विन पे बात करोगे तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि जब सेमीकंडक्टर के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एट 0 केल्विन देयर इज नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। 0 केल्विन पे कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि 0 केल्विन पे सभी का जो सभी इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड धीरे धीरे टूटता जाता है, और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वहां पे होल का फॉर्मेशन करता है। तो सेमीकंडक्टर की अगर एग्जांपल की बात करें तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल कौन कौन है, तो सेमीकंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल है बच्चों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हम लोग आज सीख लिए, बेसिक बातें सीख लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।